बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आपको पता है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाला चैप्टर है पेपर में बहुत कम पूछा जाता है इस चैप्टर के बारे में, लेकिन रॉबिन के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ एक वीडियो के अंदर कि आपने जेनेटिक्स का कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, लेकिन दोबारा बता देता हूँ, फिर हम इसको रिवाइज करना शुरू कर देंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स के तकरीबन मैं बिग रॉबिन के हवाले से बताऊँ तो उसके 3 सफ़े इंपॉर्टेंट है। पहले 3 सफ़े ठीक हो गया, और ये वाला टेबल। इसके बाद फिर आपने जाना है कहाँ पर? फिर आपने जाना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है, तो ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़नी है अप टिल टर्नर सिंड्रोम। ठीक हो गया, टर्नर सिंड्रोम तक, यहाँ तक ठीक हो गया। तो ये वाला जो है यहीं से आपका सवाल आता है, यहीं से एसक्यू कवर हो जाता है। पास पेपर में तो यहीं से ही आ रहा है तकरीबन 10 सालों से, और यहीं से ही आएगा। तो आपने क्या करना है, इस चैप्टर को सिलेक्टिव करना है। लेकिन मैं आपको शुरू में तो आपको मेजर वाले चैप्टर की रिवीजन करवा दूंगा, लेकिन इसके बाद हम बाकी चैप्टर की भी या बाकी टॉपिक की भी हल्की फुल्की सुपरफिशियल रिवीजन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स वाली वीडियो को। और अभी से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो इस चैप्टर का जो बेसिक ओवरव्यू है, या इस चैप्टर में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी बेस पहला वाला पैराग्राफ बनाता है। इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिनका मेन वजह ये है कि सिंगल जीन में म्यूटेशन आती है, जिनको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो म्यूटेशन की वजह से होती है, स्पेसिफिकली म्यूटेशन इन सिंगल जीन। ठीक हो गया, ओके। और कुछ ऐसे होते हैं जो जीन के बजाय क्या होते हैं, क्रोमोसोम को इन्वॉल्व करते हैं, तो उनको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो एक जीन नहीं बल्कि बहुत सारे जीन को इन्वॉल्व कर देते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर जीन्स की वेरिएंट होती है, जीन की बहुत सारी वेरिएंट फॉर्म होती है, जिनको बोलते हैं पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं। इन पॉलीमॉर्फिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होना, उसको मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो पहला डिसऑर्डर क्या होगा, सिंगल जीन डिसऑर्डर, या जिनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं, जिनके अंदर म्यूटेशन होती है सिंगल जीन के अंदर, जिनको मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। दूसरा आपने पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तीसरा आपने क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स मल्टीजीनिक डिसऑर्डर। इसके अलावा कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो सिंगल जीनिक तो होते हैं, इनमें मसला तो होता है सिंगल जीन में म्यूटेशन, लेकिन वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल डिजीज कॉज्ड बाय ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन, या डिजीज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल जीन, या कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से एसोसिएटेड होते हैं, और कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो ग्रेडियल मोज़ाइकिज्म से एसोसिएटेड होते हैं। तो 4 टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। ये होते तो सिंगल जीन डिसऑर्डर है, लेकिन ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते, क्लासिकल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हम इनको अलग से पढ़ती है। तो कितने जेनेटिक डिसऑर्डर के हो गए? 4 जेनेटिक डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन हो जाती है। ठीक हो गया, 4 जेनेटिक डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन हो जाती है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हम पहला जो इस चैप्टर का मेन स्टार्ट करते हैं वो है पहले म्यूटेशन। म्यूटेशन होती है क्या? म्यूटेशन क्या होती है? डीएनए के अंदर परमानेंट चेंज होती है, और उस परमानेंट चेंज होने की वजह से जब डीएनए के अंदर चेंज होगा तो प्रोटीन के अमाइनो एसिड का भी सीक्वेंस खराब हो जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि स्टॉप कोडॉन लग जाता है, या कभी कभार यानी जो डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए के अंदर कोडॉन्स पड़े होते हैं। अगर एक कोडॉन का दूसरे कोडॉन से रिप्लेस हो गया तो दूसरा अमाइनो एसिड लग जाएगा प्रोटीन के अंदर, और वो प्रोटीन की फोल्डिंग को खराब कर सकता है। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परमानेंट चेंज इन डीएनए बेस सीक्वेंस, तो उसको बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब कुछ जो म्यूटेशन जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करती है, हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं जर्म सेल, दूसरा सोमैटिक सेल होते हैं। जर्म सेल जो आगे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंच जाते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। तो ऐसी म्यूटेशन जो जर्म सेल्स को अफेक्ट करती है वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट हो सकती है, और वो जो डिसऑर्डर करवाएगी, जिनको बोलेंगे इनहेरिटेड डिसऑर्डर। लेकिन ऐसी म्यूटेशन जो सोमैटिक सेल के अंदर होती है वो हेरिडिटरी या इनहेरिटेड डिसऑर्डर नहीं करवाती, बल्कि वो कैंसर वगैरह करवा सकती है। इसके अलावा कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन। तो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन और कैंसर किस वजह से होती है? म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल। जबकि इनहेरिटेड डिसऑर्डर किस वजह से होती है? म्यूटेशन इन जर्म लाइन सेल। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस तैयार करना है। अब म्यूटेशन के कुछ टाइप्स को देख लेते हैं। पहला म्यूटेशन है पॉइंट म्यूटेशन, जो कि कोडिंग सीक्वेंस के अंदर है। ठीक हो गया। कुछ म्यूटेशन होगी नॉन कोडिंग सीक्वेंस के अंदर। कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है? ठीक है, आपको पता है कि जो पहले एमआरएनए बनता है इसके अंदर एक्सॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन्स भी होती है। सिर्फ एक्सॉन्स की एक्सप्रेशन होनी है। ठीक है, तो जो एक्सॉन वाली एरिया में म्यूटेशन आ जाती है ना, तो उसको बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस, म्यूटेशन विद इन द कोडिंग सीक्वेंस। और एक म्यूटेशन होती है जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होती है, लेकिन पॉइंट में नहीं होती। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है? पॉइंट म्यूटेशन सिंगल बेस को इन्वॉल्व करती है। दूसरी टाइप क्या होगी म्यूटेशन की? म्यूटेशन विद इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तीसरी क्या होगा? डिलीशन एंड इंसर्शन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा?
फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर डिलीशन और इंसर्शन 3 का मल्टीपल नहीं होगा, 1 या 2 होगा, ठीक है। इसके बाद अल्टरेशन इन प्रोटीन कोडिंग, ये म्यूटेशन के टाइप में वैसे नहीं आता। और फिर अल्टरेशन इन नॉन कोडिंग आरएनए। देन कम्स ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन या ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। तो स्टार्ट करते हैं म्यूटेशन के पहले टाइप को, जिसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, स्पेसिफिकली विद इन द कोडिंग सीक्वेंस या एक्सॉन्स की बात कर रहे हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होगा, जो सिंगल बेस होती है वो किसी दूसरे बेस से क्या हो जाएगी, सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रिपलेट कोड होता है, ठीक है, ठीक हो गया। जो कोड क्या होता है, कोडोन क्या होता है, ट्रिपलेट ऑफ बेसिस होती है। अब वो कोड खराब भी हो सकता है, उस कोड को खराब होने की वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से रिप्लेस हो सकता है, ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब ये म्यूटेशन क्या करती है, ये म्यूटेशन, कुछ म्यूटेशन ऐसी होती है जो प्रोटीन के मैसेज को खराब कर देती है, ठीक है, जो प्रोटीन के सीक्वेंस के मीनिंग को खराब कर देती है, तो उसको बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन। जिस तरह आपको पता है कि अगर आप हिस्टामिन का तो कोई अमाइनो एसिड होता नहीं है, हिस्टाडीन को रिप्लेस कर दो आप किससे, यानी जो हिस्टाडीन का कोडोन होता है उसको रिप्लेस कर दो किससे, ग्लूटामिक एसिड से, या ग्लूटामिक हो सकता है वैलिन से रिप्लेस हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मिससेंस म्यूटेशन, ठीक हो गया, मिससेंस म्यूटेशन। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि जो सब्स्टिट्यूटेड अमाइनो एसिड होता है वो बायोकेमिकली सिमिलर होता है ओरिजिनल से, के बाद वक्त ऐसा होता है कि अमाइनो एसिड को कोड करने वाले बहुत सारे एक से कोडोन होते हैं। हमने एक सिंगल बेस को चेंज किया, कोडोन भी चेंज हो गया, लेकिन वही चेंज वाला कोडोन या अल्टर्ड कोडोन उसी सेम अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कंजर्वेटिव मिससेंस, ठीक हो गया, कंजर्वेटिव मिससेंस, ठीक हो गया। और बाद वक्त ऐसा होता है कि हमारा नॉर्मल अमाइनो एसिड के बजाय कोई स्टॉप कोडोन, ठीक है, नॉर्मल अमाइनो एसिड वाले कोडोन के बजाय कोई स्टॉप कोडोन लग जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, नॉनसेंस, ठीक है, नॉनसेंस म्यूटेशन, ठीक हो गया, नॉनसेंस म्यूटेशन। अब मिससेंस म्यूटेशन के एग्जांपल क्या है कि जो सिकल सेल होती है, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो बीटा ग्लोबिन जीन होती है, उस बीटा ग्लोबिन जीन के अंदर होता क्या है, उसमें क्या होता है, जो CTC होता है, ठीक है, DNA के ऊपर या ठीक है, या mRNA के ऊपर क्या होता है, GAG पड़ा होता है, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, CAC या GUG, जो कि mRNA के ऊपर पड़ा होगा। जो CTC है DNA के ऊपर, वो CUG ये किसके ऊपर पड़ा होता है, mRNA के ऊपर। नॉर्मली होता क्या, पहले वाला जो कोडोन था वो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, लेकिन आपने क्या किया, इस T को हटा के आपने क्या लगा दिया, एडेनिन लगा दिया, ठीक है, एडेनिन, या फिर आपने क्या कर दिया, यूरेसिल लगा दिया, क्योंकि RNA में क्या होता है, RNA में तो, ठीक है, वो नहीं होता, थायमिन वगैरह ये नहीं होता, ठीक है, यूरेसिल आ गया। इसकी वजह से क्या होगा, पहले वो ग्लूटामिक एसिड को कोड कर रहा था, लेकिन अब वो ग्लूटामिक एसिड के बजाय वेलिन को कोड करेगा। अब एक अमाइनो एसिड को सब्स्टिट्यूट करने से, रिप्लेस करने से आपने क्या कर दिया, हीमोग्लोबिन की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी को खराब कर दिया, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया आ जाएगा, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया। और अगर वो एक कोडोन, ठीक है, वो किससे रिप्लेस हो जाए, चेन टर्मिनेटर से या स्टॉप कोडोन से रिप्लेस हो जाए, तो उसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन में प्रोटीन की सिंथेसिस पहले ही स्टॉप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो ग्लूटामिन को कोड करने वाला जो कोडोन है CAG, ठीक है, अगर हम CAG में UAG लगा दे, C को हटा के U लगा दे, तो बन जाएगा UAG, और UAG स्टॉप कोडोन है। इस स्टॉप कोडोन की वजह से क्या होगा, बीटा ग्लोबिन जीन की प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाएगी। जो बीटा ग्लोबिन जीन होगा वो ठीक है, जो बीटा ग्लोबिन होगा उससे जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन बहुत थोड़ी बनेगी। जब प्रोटीन थोड़ी बनेगी तो इस कंडीशन को बोलते हैं बीटा थैलासीमिया, और अगर ये मेजर हो तो उसको बोलते हैं बीटा नोट थैलासीमिया या बीटा जीरो थैलासीमिया, ठीक हो गया। तो नॉन सेंस म्यूटेशन के एग्जांपल क्या होगी, सिकल सेल एनीमिया, जबकि नॉन सेंस म्यूटेशन की होगी बीटा थैलासीमिया, जबकि मिस सेंस की एग्जांपल होती है सिकल सेल एनीमिया। अब इसके बाद कुछ बाजू कहता ऐसा होता है कि म्यूटेशन नॉन कोडिंग सीक्वेंस में होती है। ये नॉन कोडिंग सीक्वेंस ऐसे पोर्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस के अंदर कोई रोल अदा नहीं करते, जीन एक्सप्रेशन जिनकी नहीं होती, ठीक हो गया। कि बाजू कहता ऐसी म्यूटेशन होती है जो एक्सोन्स को इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है, एक्सोन्स को इन्वॉल्व नहीं करते। आपको पता है कि जो DNA की जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने वाले प्रोमोटर और इनहांसर सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो अगर इन रेगुलेटरी सीक्वेंस की, चाहे वो प्रोमोटर हो चाहे वो इनहांसर सीक्वेंस हो, इनके अंदर पॉइंट म्यूटेशन आ जाए या डिलीशन आ जाए, ठीक हो गया, तो इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सही तरह बाइंड नहीं कर सकते, और जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी तो फिर ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगी, तो ये भी कॉज बनता है थैलासीमिया का। तो थैलासीमिया के अंदर पॉइंट म्यूटेशन विद इन द कोडिंग सीक्वेंस और पॉइंट म्यूटेशन विद इन नॉन कोडिंग सीक्वेंस, जो हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंड करने वाला एरिया होता है, वहां पे भी म्यूटेशन आ जाती है। कभी कभार पॉइंट म्यूटेशन इंट्रॉन के अंदर भी आ जाती है, और इंट्रॉन क्या क्या होती है, सप्लाइसिंग होती है। सप्लाइसिंग इंट्रॉन को रिमूव करते हैं और एक्सॉन को जोड़ देते हैं, लेकिन इंट्रॉन के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी तो जो सीक्वेंस होते हैं उनकी सप्लाइसिंग डिफेक्टिव हो जाएगी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जो मेच्योर mRNA है उसकी सिंथेसिस सही तरह नहीं हो पाएगी। जब इसकी मेच्योरेशन नहीं हो पाएगी तो फिर ट्रांसलेशन भी नहीं हो पाएगी। जब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी तो फिर प्रोटीन बनेगी नहीं, ठीक हो गया। तो यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत डिफेक्टिव
चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो म्यूटेशन विद द नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहाँ-कहाँ पे हो सकती है कि रेगुलेटरी एलिमेंट्स जिसके अंदर प्रोमोटर एनहांसर सीक्वेंस आ सकता है या पॉइंट म्यूटेशन इंट्रॉन वाले एरियाज़ में भी हो सकती है। दोनों के केस के अंदर पहले वाले में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, दूसरे वाले में ट्रांसलेशन नहीं होगी। अब डिलीशन और इंसर्शन में क्या होता है? डिलीशन के अंदर क्या होगा कि डिलीशन के अंदर आप क्या कर दोगे? बेस पेयर को निकाल दोगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ बेस पेयर 3 है या 3 से ज़्यादा है, तो जो रीडिंग फ्रेम है वो इंटैक्ट रहेगा। रीडिंग फ्रेम क्या रहेगा? इंटैक्ट रहेगा। कि मिसाल के तौर पर अगर ये रीडिंग फ्रेम है AUG, CUG, ठीक है? तो अगर आप इनमें 3 ऐड कर दोगे, तो जो रीडिंग फ्रेम है, ठीक है? मतलब पहले ये वाला मेथियोनिन, फिर ये वाला मेथियोनिन। हाँ, मेथियोनिन दरमियान में तो आ जाएगा, लेकिन जो रीडिंग फ्रेम है, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप क्या करोगे, सिर्फ़ 2 ऐड करोगे, तो 2 ऐड करने की वजह से ये वाला तो पहला तो सेम रहेगा, लेकिन जो AUC है, ये इसके साथ मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका रीडिंग फ्रेम खराब हो जाएगा। तो अगर जो बेस पेयर अगर आप इनको अगर इनकी डिलीशन और इंसर्शन होती है 3 बेस पेयर की या इससे मल्टीपल की होती है, तो रीडिंग फ्रेम इंटैक्ट रहेगा, ठीक है? और जो एब्नॉर्मल प्रोटीन होती है, या तो उसमें कोई अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे या अमाइनो एसिड कम होंगे, ठीक हो गया? लेकिन अगर जो डिलीशन और इंसर्शन होती है, वो फैक्टर 3 का मल्टीपल नहीं होती, तो इसकी वजह से रीडिंग फ्रेम खराब हो जाएगा। और रीडिंग फ्रेम अगर खराब हो जाएगा, तो उसके वो बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पहले हमने लिपन कोड के अंदर पढ़ा था कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की एग्जांपल है सिस्टिक फिब्रोसिस, लेकिन सिस्टिक फिब्रोसिस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की एग्जांपल नहीं होती, क्योंकि फ्रेम शिफ्ट के अंदर क्या होता है 508 अमाइनो एसिड होता है फिनाइलएलैनिन, वो नहीं होता, ठीक हो गया? ओके, सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर डेल F508, एफ का क्या मतलब है? फिनाइलएलैनिन। ओके, अब इसके अलावा अल्टरेशन इन प्रोटीन कोडिंग जीन, अब ये म्यूटेशन की वजह से टाइप नहीं है, ठीक है? अब म्यूटेशन के अलावा आपने प्रोटीन कोडिंग जीन को अल्टर करना है। म्यूटेशन का मतलब है आपने डीएनए सीक्वेंस को खराब करना, लेकिन अगर हम प्रोटीन कोडिंग जीन को अल्टर करें, ठीक है? या तो उनके कॉपी नंबर को बढ़ा दें, पूरे के पूरे जीन को, पहले वो जीन के सीक्वेंस की बात करता था, जीन के डीएनए सीक्वेंस की, ठीक हो गया? ओके, जो एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और पहले हम डीएनए सीक्वेंस की बात करते थे, लेकिन अगर हम पूरे जीन की बात करेंगे तो उसमें एम्प्लीफिकेशन आ सकती है, डिलीशन आ सकती है, या फिर ट्रांसलोकेशन भी आ सकती है। इसकी वजह से 2 काम हो सकते हैं, या तो प्रोटीन का फंक्शन ज़्यादा हो जाएगा या प्रोटीन का फंक्शन कम हो जाएगा। तो इसको लॉस ऑफ फंक्शन या गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन भी हम कह सकते हैं। ये जर्म लाइन सेल में भी हो सकती है, सोमैटिक सेल में भी हो सकती है। मेनली देखा गया है कि जो जर्म लाइन के अंदर म्यूटेशन होती है, तो वो कंटेजियस पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम को अफेक्ट करती है, ठीक है? कंटेजियस का मतलब है जो पड़ोसी होते हैं क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल 22q माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, इसको नेक्स्ट कवर करेंगे, ठीक हो गया? इसके अलावा जो ट्रांसलोकेशन की एग्जांपल है, तो माइक्रो डिलीशन की एग्जांपल होगी, एम्प्लीफिकेशन की कोई एग्जांपल नहीं लिखी हुई। ट्रांसलोकेशन की एग्जांपल क्या लिखी हुई है? ट्रांसलोकेशन की एग्जांपल लिखी हुई है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसके अंदर ट्रांसलोकेशन होती क्या है? ट्रांसलोकेशन 2 क्रोमोसोम के दरमियान में होती है, 9 में और 22 में, ठीक है? वहाँ पे बीसीआर और बी सेल, ठीक है? बीसीआर जीन और एबीएल जीन, इनमें क्या ट्रांसलोकेशन होती है, और ट्रांसलोकेशन के बाद जो क्रोमोसोम बनता है, वो बनता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और जो कैंसर करवाता है, उस कैंसर का नाम है क्रॉनिक मायोलाइट ल्यूकेमिया, ठीक हो गया? इसके बाद है अल्टरेशन इन नॉन कोडिंग आरएनए। अब म्यूटेशन की बातें नहीं कर रहे, अब म्यूटेशन के अलावा पूरे के पूरे जीन की बातें कर रहे हैं, ठीक है? अब अल्टरेशन इन नॉन कोडिंग आरएनए, इससे पहले तो हमने कोडिंग पोर्शन देख लिया था, कोडिंग पोर्शन ऑफ द जीन। अब नॉन कोडिंग आरएनए, आपको पता है कि नॉन कोडिंग आरएनए होते हैं, ठीक है? जो प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन वो ट्रांसक्रिप्शन को तो रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन प्रोटीन को कोड नहीं करते, तो उनको बोलते हैं नॉन कोडिंग आरएनए या एनसी-आरएनए होते हैं। इनके अंदर 2 एग्जांपल आपने नोट करनी है, माइक्रो आरएनए और दूसरा होता है लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनए। बाकी कहता है कि इनको चैप्टर नंबर 1 के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो हम अभी उनको यहाँ पे नहीं देखेंगे, ठीक हो गया? इसके बाद है ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन के अंदर क्या होगा कि जो ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है? जो 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, इसकी इतनी मर्तबा एम्प्लीफिकेशन होगी कि जो प्रोटीन होगी वो डिफेक्टिव बनती है, तो उसको बोलते हैं ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन। तो इसमें क्या कीवर्ड है? एम्प्लीफिकेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम में एफएक्ससी के अंदर क्या होता है? एफएक्ससी में क्या होता है कि 2500 से 250 से लेकर 4000 तक टैंडम रिपीट्स होते हैं। टैंडम का क्या मतलब होता है? सीरीज में। तो सीरीज में सीजीजी सीक्वेंस इतनी मर्तबा रिपीट होता है कि जब प्रोटीन डिफेक्टिव बनती है, जो सीजीजी सीक्वेंस होता है किस रीजन के अंदर एब्नॉर्मल होता है, खराब बनता है। तो जो रेगुलेटरी रीजन होता है एक जीन, जिसको बोलते हैं फैमिलियल मेंटल रिटार्डेशन 1। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेंटल रिटार्डेशन करवाता है, जब ये खराब होता है, डिफेक्टिव होता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करवाता है। और इसके अलावा जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये होते हैं कि डायनामिक होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो एम्प्लीफिकेशन होती है वो गैमेटोजेनेसिस के दौरान काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है? डायनामिक होते हैं, स्टैटिक नहीं होते, डायनामिक होते हैं। गैमेटोजेनेसिस के अंदर इनका
रिस्क काफ़ी बढ़ जाता होता है एम्प्लीफिकेशन का, ठीक हो गया। एक है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ये इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाती है, बाकी हम उसको वहाँ पे कवर करेंगे। अब समराइज़ करते हैं कि जो म्यूटेशन होती है वो जीन एक्सप्रेशन को डिफरेंट लेवल के ऊपर अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन को अगर आपने सप्रेस करना तो वो जीन की डिलीशन से हो सकती है, या अगर पॉइंट म्यूटेशन होती है प्रोमोटर सीक्वेंस के ऊपर तो ट्रांसक्रिप्शन अफेक्ट हो जाएगी, या एबनॉर्मल एमआरएनए प्रोसेसिंग या एमआरएनए की जो प्रोसेसिंग होती है वो किस वजह से खराब हो सकती है, कि अगर म्यूटेशन होती है इंट्रॉन वाली एरिया में होती है या सप्लाइस जंक्शन के ऊपर होती है, दोनों रीजन के ऊपर होती है। ट्रांसलेशन कब इफेक्ट होगी, जब नॉन सेंस म्यूटेशन, ठीक है, स्टॉप कोडॉन क्रिएट कर दे, ठीक है, एक्सोन वाले एरिया के अंदर। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो पैथोजेनिक पॉइंट म्यूटेशन होती है वो किसी डिसफंक्शनल प्रोटीन के सिंथेसिस वगैरह को बढ़ा देती होती है, ठीक है, डिसफंक्शनल प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है। अब आपको बताना था कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होती है, 3 टाइप के होते हैं। पहला तो मल्टीफैक्टोरियल यानी जो मल्टीजीनिक है, क्रोमोसोमल और सिंगल जीन डिसऑर्डर। लेकिन कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स भी होते हैं जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते, तो उनको बोलते हैं सिंगल जीन डिसऑर्डर्स विद नॉन क्लासिकल पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर मैंने आपको 4 एग्जांपल बताए थे, दोबारा बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाती है। ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपेंशन था, मोज़ेकिज्म था, इम्प्रिंटिंग था और म्यूटेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन था, ठीक हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिखे हुए, हेरिडिटरी, फैमिलियल और कॉन्जेनिटल। हेरिडिटरी डिसऑर्डर क्या होते हैं, जो पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं और ये जर्म लाइन के अंदर ट्रांसमिट होती है, ठीक हो गया, और पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, तो हेरिडिटरी को फैमिलियल भी बोलते हैं। कॉन्जेनिटल का मतलब है बोर्न विद, पैदाइशी होते हैं। अब कुछ कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स होते हैं जो जेनेटिक नहीं होते, फॉर एग्जांपल कॉन्जेनेटिक साइफिलस, और सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर कॉन्जेनिटल नहीं होते। फॉर एग्जांपल हंटिंगटन डिसऑर्डर है, ये कभी भी पैदाइशी तौर पर एक्सटेंड नहीं करता बल्कि 20 से लेकर 30 साल तक तब जाके होता है, ठीक हो गया, ओके। तो अब तक पहली वीडियो के अंदर हमने म्यूटेशन वगैरह को रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सिंगल जीन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वगैरह, ठीक हो गया। और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।